नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम माओ त्से तुंग के विचारों को कंटिन्यू करने वाले हैं और माओ त्से तुंग के वे विचार जो हमारी पिछली वीडियो से रह गए उन विचार को आज इस वीडियो के अंदर हम माओ त्से तुंग के विचार को पूरा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो माओ के जो कल्चरल रेवोल्यूशन की जो माओ ने बात की थी या माओ के जो क्रांति की जो उनके रेवोल्यूशन की जो उनकी मुख्य फीचर्स थी या नव लोकतंत्र के पे माओ के विचार या महिलाओं के संबंध में माओ के विचार या 1978 के अंदर जब माओ चीन के अंदर क्या है नई तरह की इकोनॉमिक व्यवस्था को अपनाया गया कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन की आज भी चीन के अंदर चल रही उस समाजवादी अर्थव्यवस्था को बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा गया ताकि जो चीन को है दुनिया के साथ कंपटीशन के लिए तैयार किया जा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन का सिद्धांत। जो कल्चरल रेवोल्यूशन है जो माओ ने अपनी लंबी छलांग जो इनका आंदोलन 1958 से 1960 के बीच चल रहा था और इस लंबी छलांग आंदोलन के जरिए जो माओ त्से तुंग ने चीन के अंदर क्या है 100% औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा था और इस आंदोलन के दौरान चीन के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो औद्योगिकरण जो वो हुआ भी और उसके बाद भी काफ़ी जोरों शोरों से चीन के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। उसके बाद माओ त्से तुंग ने 1960 से 1976 के बीच कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया। कल्चरल रेवोल्यूशन चलाने का जो माओ का ये मकसद था, जो माओ ने क्रांति के संबंध में जो 1949 के अंदर माओ ने कार्ल मार्क्स के आधारों पे जो चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति की थी और चीन के अंदर साम्यवादी करना इतना आसान नहीं था क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि साम्यवादी क्रांति उन देशों के अंदर ही संभव हो सकती है जिन देशों के अंदर जो कैपिटल है वो अपने एक्सट्रीम स्टेट पे हो। परंतु जो माओ त्से तुंग ने चीन की परिस्थितियों के अनुसार क्या है मार्क्सवाद के विचारों को परिभाषित करने की कोशिश की और अपनी रणनीति चीन के संदर्भ में बनाई कि चीन के अंदर क्या है जो माओ की क्रांति की रणनीति है वो किस तरह से रह सकती है। माओ जब ये कह रहा कि जो क्रांति है क्रांति कोई एक घटना नहीं बल्कि क्रांति तो अपने आप में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। माओ का ये मानना था कि एकदम से समाज के अंदर जो अंतर विरोध है वो खत्म नहीं होंगे, इसलिए समाज के अंदर यदि अंतर विरोध खत्म करने हैं, समाज के अंदर या चीन के अंदर सामंतवाद को खत्म करना तो एक प्रक्रिया के तहत करना पड़ेगा और लोगों के बीच क्या है मार्क्सवाद की जो विचारधारा है मार्क्सवाद की विचारधारा को सृजित करना पड़ेगा, जिसके लिए जो माओ त्से तुंग ने 1960 से 1966 से 1976 के बीच क्या है अपना कल्चरल रेवोल्यूशन चलाया। कल्चरल रेवोल्यूशन या सांस्कृतिक क्रांति चलाने का माओ का ये मकसद था कि लोगों के अंदर क्या है मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रसार करना या लोगों के बीच माओवाद की विचारधारा का प्रसार करना माओ त्से तुंग के सांस्कृतिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा। सांस्कृतिक आंदोलन के तहत जो माओ त्से तुंग ने कि जो सत्ता का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स को रोकने की कोशिश की और जो पावर को डिसेंट्रलाइज करने की उसने कोशिश की। इसके साथ साथ माओ ने क्या किया कि लोगों का जो वैचारिक परिवर्तन है कि लोगों के अंदर कार्ल मार्क्स की विचारधारा माओ की विचारधारा को क्या है माओ की विचारधारा क्या कार्ल मार्क्स के विचारधारा के प्रति निष्ठा सृजित करना और इसके साथ साथ क्या है कि दल के अंदर जो नौकरशाही रोकने का भी कार्ल मार्क्स के माओ त्से तुंग के द्वारा प्रयत्न किया। जो कल्चरल रेवोल्यूशन जो सांस्कृतिक क्रांति 1966 से 1976 के बीच ये चला, इसके जो मुख्य केंद्र माओ त्से तुंग ने बनाए स्कूल चर्च कॉलेज महाविद्यालय ये क्या है माओ त्से तुंग ने अपने कल्चरल रेवोल्यूशन के मुख्य केंद्र बनाए। इसके साथ साथ जो कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर जो माओ ने क्या है जो पार्टी को लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाने की पूरी कोशिश की। जो पार्टी है वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी और लोगों का भी ये दायित्व होगा कि वो लोग भी क्या करें पार्टी के प्रति अपनी निष्ठावान बने रहें। ठीक है। और जो दल के अंदर उसे भी जो केंद्रीकरण रोकने की कोशिश की और दल के अंदर जो लोकतंत्र है वह बना रहे, इसके लिए माओ त्से तुंग ने विशेष प्रयास चीन में अपनी सांस्कृतिक क्रांति के संबंध में किए थे। परंतु जो माओ त्से तुंग के जो बहुत सारे आलोचक है वे कहते थे कि चीन के अंदर जो साम्यवादी दल ने शक्ति संघर्ष के कारण क्या है जो माओ ने क्या है ये नारा दिया। ठीक है, माओ त्से तुंग ने शक्ति संघर्ष के कारण ऐसा नारा दिया है। इसके साथ साथ जो माओ त्से तुंग लिशियाको एवं
डेंग शियाओपिंग जैसे नेताओं ने से भी उसका विरोध चीन के अंदर लगातार उसे सहना पड़ा। ठीक है, जो माओ त्से तुंग का जो मुख्य उद्देश्य था, चीन के अंदर जो बुर्जुआ तत्व थे, जो बुर्जुआ वर्ग था, उसको चीन से बाहर खदेड़ना था और चीन के अंदर जो सामंतवादी शक्तियां थी उनको भी खत्म करना माओ त्से तुंग का एक सांस्कृतिक रेवोल्यूशन के अंदर उसका एक मुख्य ध्येय या मुख्य उसका उद्देश्य रहा। अब सांस्कृतिक क्रांति कैसे होगी, बुर्जुआ वर्ग को कैसे खत्म किया जाएगा, सामंतशाही को कैसे खत्म किया जाएगा, इसके लिए जो माओ त्से तुंग ने रेड गार्ड्स का गठन किया या लाल सुरक्षा कर्मी का उसने गठन किया। अब लाल सुरक्षा कर्मी क्या था? लाल सुरक्षा जो कर्मी थे, माओ ने चीन के अंदर जो क्रांति के जो थे अगवा दस्ता बने, या चीन के अंदर जिन लोगों ने सांस्कृतिक क्रांति चीन के अंदर करनी थी, मतलब लोगों को माओ की विचारधारा के प्रति या कार्ल मार्क्स की विचारधारा के प्रति लोगों को निष्ठावान बनाना था, उन लोगों को लाल सुरक्षा कर्मी के नाम से जाना जाता था। ये जो लाल सुरक्षा कर्मी होते थे वे माओवाद विचारधारा से प्रेरित थे और मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित थे। इन सुरक्षा कर्मियों के पास क्या होती, एक हाथ के अंदर उनके पास लाल किताब होती थी, इसलिए इनको रेड गार्ड के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ये जो लोग थे, ये सुरक्षा, ये क्रांति के अपने आप में क्या बने, एक नए प्रहरी या नए वर्ग के रूप में, क्रांति के रूप में इन लोगों को जाना गया। इसके साथ साथ जो माओ ने चीनी जो सेना थी, जनवादी मुक्ति सेना को भी क्या है, पूर्णतः माओवाद की विचारधारा से उसको भी माओवादी विचारधारा के अंदर चीन की जो सेना को भी रंग दिया गया, या चीन की सेना को भी माओवाद विचारधारा के प्रति निष्ठावान बनाने का काम किया गया। इसके साथ साथ जो माओवाद के जो विचार है, जो हमारी परीक्षा के लिहाज से यूपीएससी यूजीसी नेट सेट के लिए महत्वपूर्ण है, उसके अंदर एक गैंग ऑफ फोर का कॉन्सेप्ट आता है। गैंग ऑफ फोर या चंडाल चौकड़े हिंदी के अंदर उसे कहते हैं। ठीक है, इसका जो नेतृत्व जियांग कोंग द्वारा किया गया था। ठीक है, और अन्य जो 3 सहयोगी थे उसके अंदर झोंग चुनक्यो या याओ बेनुयान तथा वोंग होबेन थे। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य माओ की सांस्कृतिक क्रांति, माओ की जो कल्चरल रेवोल्यूशन था, सांस्कृतिक क्रांति को धरातल पर लागू करना था, इनका मुख्य उद्देश्य था। इन जो चारों जो ये सांस्कृतिक क्रांति के जो मुख्य नेता थे, माओ की मृत्यु के बाद इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको क्या है, फांसी की सजा दी गई। और जैसे इन चारों लोगों को फांसी की सजा दी गई, इसके साथ ही ये मान लिया गया कि चीन के अंदर क्या है, जो माओ त्से तुंग की जो कल्चरल रेवोल्यूशन का जो सिद्धांत था, सांस्कृतिक क्रांति वाली जो बात थी, वह भी क्या होगी, अब अपने आप में खत्म होगी। अब हम आगे ये डिस्कस करने वाले हैं कि चीन के अंदर जो माओ की जो क्रांति की जो रणनीति थी या क्रांति की जो मुख्य विशेषता थी, वह किस तरह की थी। माओ ने जो चीन के अंदर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार जो चीन के अंदर उसने अपने क्रांति का सिद्धांत दिया था, अपने क्रांति के सिद्धांत के अंदर क्या है, माओ ने पहली बार श्रमिकों की जगह किसानों को क्रांति का प्रहरी बना दिया था, या जो क्रांति वहां पे की थी वो किसानों ने पहलकदमी की थी, क्योंकि चीन के अंदर पूंजीवाद तो नहीं था, परंतु चीन के अंदर क्या था, सामंतवाद व्यवस्था क्या थी, चीन के अंदर काम कर रही थी। इसके साथ साथ क्या है, चीन ने जो माओ त्से तुंग ने चीन जैसे सामंतवादी देश के अंदर क्रांति को संभव बनाया था, ये माओ की अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहती है। माओ त्से तुंग ने आर्थिक कारक की अपेक्षा चेतना को अधिक महत्वपूर्ण माना था, और चेतना के लिए उसने 1966 से 1978 के बीच क्या है, 76 के बीच क्या है, कल्चरल रेवोल्यूशन किया, लोगों का ये प्रयास किया कि लोगों को क्या है, माओवाद की विचारधारा के अंदर रंगने का काम किया, कि मार्क्सवाद की विचारधारा के अंदर लोगों की निष्ठा बनाने की कोशिश की, या जो चीन की जनवादी मुक्ति सेना थी उसको भी माओवादी विचारधारा के अंदर रंगने का काम माओ के द्वारा किया गया। मार्क्सवादी, यदि मार्क्सवाद के अंदर हम बात करें तो मार्क्सवाद के अंदर जो माओ पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेना को बहुत अधिक बल दिया था, जिन्होंने क्या है, सैन्य शक्ति पर बहुत अधिक बल दिया, क्योंकि माओ त्से तुंग का ये मानना था कि जो शक्ति वह क्या है, बंदूक की नाली से निकलती है। एग्जाम के लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये भी फैक्ट है। जो माओ त्से तुंग था वो हिस्ट्री ऑफ सोशलिज्म नामक बुक से भी क्या बहुत अधिक इन्फ्लुएंस हुए रहे या बहुत अधिक प्रभावित रहे। माओ त्से तुंग का क्रांति के संबंध में, क्योंकि जो माओ त्से तुंग थे शक्ति को बहुत अधिक महत्व देते थे, माओ त्से तुंग के अनुसार क्या है, क्रांति खाने की दावत या निबंध लेख
निबंध लिखने जैसा नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों के विद्रोह एवं दमन का परिणाम है। ये माओ त्से तुंग के द्वारा कहा गया था और परीक्षा के लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते कि माओ त्से तुंग के नव लोकतंत्र या चीन के अंदर जो जनवादी लोकतंत्र थे उसके संबंध में माओ त्से तुंग के क्या विचार है, या चीन के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो किस तरह से रही। ठीक है, माओ त्से तुंग ने क्या है, किसानों और श्रमिकों को, जो किसान थे चीन के और जो श्रमिक थे वह, उनको जनवादी लोकतंत्र अधिनायकवाद स्वीकार कर लिया था। ठीक है, कि चीन के अंदर किसानों और श्रमिकों का अधिनायकवाद को क्या है, स्वीकार करने का काम माओ के द्वारा किया गया था। माओ ने जो पहली बार चीन के अंदर जो साम्यवादी क्रांति थी उसमें बुर्जुआ वर्ग को भी सम्मिलित किया गया था माओ त्से तुंग के द्वारा। जो एक नई तरह की जो पहलकदमी है माओ ने करने की कोशिश की। माओ त्से तुंग ने जो लोकतांत्रिक सहभागिता थी, जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन जो था उसकी मान्यता को स्वीकार किया था, और उसने आधारभूत स्तर पर या बूथ लेवल पर लोगों की जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उसको पार्टी के अंदर भी बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया था। और इसके साथ साथ जो माओ त्से तुंग क्या है, महिलाओं की स्वतंत्रता के भी बहुत बड़े समर्थक थे, क्योंकि माओ त्से तुंग ये कहते थे कि जो आधा आसमान है वह महिलाओं के द्वारा उठाया गया है, और परीक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, माओ त्से तुंग ये कह रहा है कि जो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र के लिए जो लोकतंत्र होता किसके लिए होता है, कि लोगों के लिए तो लोकतंत्र होता है, परंतु जो प्रतिक्रियावादी ताकतें होती है, ऐसी ताकतें होती है जो लोगों के शासन को सहन नहीं कर सकती, जो कि बुर्जुआ वर्ग के शासन को स्थापित करना चाहती है, सामंतवाद के शासन को स्थापित करना चाहती है, उनके लिए क्या है, अधिनायकवाद होगा, परंतु लोगों के लिए क्या, लोगों के लिए लोकतंत्र होगा। ऐसा माओ त्से तुंग का मानना रहा। युद्ध की जो रणनीति माओ त्से तुंग ने, उसने गुरिल्ला युद्ध का समर्थन किया था, और इसके साथ साथ जो आक्रमणकारी जो दुश्मन था, आक्रमणकारी दुश्मन के जो विरुद्ध था, सामरिक रक्षा की रणनीति बनाने का उसके द्वारा का जो काम है वह माओ त्से तुंग के द्वारा किया गया था। अब चीन के अंदर जो समाजवादी राज्य 1978 के अंदर जो मैं वीडियो हमने शुरू की थी उस समय ये बात की थी कि चीन के अंदर आज क्या है, एक अजीब गरीब तरह का समाजवाद है, क्योंकि चीन ने क्या है, यदि दुनिया से कंपटीशन करना है, क्योंकि 1978 के अंदर चीन ने नए तरह का जो अपने समाजवाद जो उनका था उसको बाजारवादी समाजवाद के तरफ जोड़ने का काम किया, कि चीन को ये मालूम था यदि उसने दुनिया के सामने अपने व्यापार को बढ़ाना है, दुनिया के साथ कंपटीशन करना है, या बाकी दुनिया को भी चीनी मॉडल का एक पूरी दुनिया के सामने एग्जाम्पल सेट करना है, तो इसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार क्या है, चीनी जो मॉडल है उसको भी परिवर्तन करने का काम करना चाहिए। 1978 के अंदर जो चीन का जो साम्यवादी दल के जो नेता थे उनका नाम था डेंग शियाओपिंग। डेंग शियाओपिंग ने चीन के स्वरूप के जो समाजवाद था, चीन के स्वरूप के समाजवाद का नारा दिया, और जिसके तहत उन्होंने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण का भी साथ में नारा दिया, और मॉडर्नाइजेशन के नारे के साथ क्या उन्होंने आर्थिक प्रणाली को बाजारवाद के साथ जोड़ने का काम किया। मतलब चीन के अंदर ऐसी समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू होगी जो कि बुनियादी जो जरूरतों के जो आधार पे क्या है, राज्य के द्वारा 100% क्या है, वेलफेयर पॉलिसीज रेगुलेट की जाएंगी, या सोशलिज्म का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, परंतु सिर्फ आर्थिक क्षेत्र के अंदर क्या है, चीन ने अपने आप को बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया है। चीन के द्वारा 1978 साम्यवादी दल के नेता जो डेंग शियाओपिंग थी उनके द्वारा क्या है, चीन के स्वरूप के समाजवाद का नारा दिया गया, जिसका परिणाम ये है कि जो चीन का जो आज व्यापार है, जो उसका ट्रेड है, वो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, और जिस कारण जो चीन है वो एक व्यापारिक दृष्टि से क्या है, दुनिया की एक महाशक्ति बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो माओ के जो ऐसे विचार जो हमारी यूजीसी नेट सेट या पीजीटी कॉलेज कैडर के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में हमने बात कर लिया। हालांकि चीन के ऊपर बहुत लंबे सीरीज भी हमारी बन सकती है, परंतु समय आने के साथ साथ क्या है, अभी हमारा मकसद ये है कि आपके जो कॉलेज कैडर का यूजीसी नेट सेट है या जो पीजीटी का जो सिलेबस है उसको कवर करवाने का काम मकसद हमारा अभी रहता है।
आने वाले समय के अंदर क्या हम पॉलिटिकल साइंस के सभी एस्पेक्ट को टच करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।